अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुआ है, लेकिन फिलहाल दोनों मुमालिक के दरमियान जंगबंदी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि कशीदगी में पहले से ज्यादा इजाफा हो रहा है। और इस तनाज़े में शुरू से ही ड्रोन्स का मौसर इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसी वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ मुमालिक की अफवाज तनाज़ात और कशीदा हालात में ड्रोन्स के इस्तेमाल को तरजीह दे रही हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में भी दोनों जानिब से सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था, मगर पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ज्यादा बढ़तरी हासिल रही और इसका एतराफ़ खुद साबिक भारतीय फौजी कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ने भारत की अपनी हिकमत अमली को उल्टा उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए पहले उसके अहम एयर डिफेंस सिस्टम्स का पता लगाया और फिर उसका फ़ायदा उठाते हुए उसकी अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। जबकि रूस और यूक्रेन जंग में अब ड्रोन वॉरफेयर नए फेज में दाखिल हो गई है। हफ्ते को रूस ने यूक्रेन पर 400 से ज़ायद ड्रोन्स के जरिए हमला किया था। इसके बाद इतवार को यूक्रेन ने रूस के अंदर एक बड़ी और हैरानकुन ड्रोन कार्रवाई कर दी, जबकि भारत में इस कार्रवाई का मवाजना पाक भारत कशीदगी से भी किया जा रहा है। यहां तक कि भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी हुकूमत पर यूक्रेन के हमलों का हवाला देकर भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम कार्रवाई पर तंज कर रही है कि ऐसे कार्रवाई करते हैं। रूस के मुख्तलिफ रीजन्स में होने वाले यूक्रेन के ड्रोन हमलों को इंतहाई हैरानकुन करार दिया जा रहा है, जिसके बाद अब रूस से भी सख्त जवाब की तवक्को की जा रही है। ऐसे में कशीदगी बढ़ने के असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रूसी तेल की बरामदात पर नई पाबंदियों के खदशे का इजहार किया जा रहा है, जिससे बैन अल-अक़वामी मार्केट्स में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। आज भी 3% से ज़ायद बढ़ी हैं। इतवार को यूक्रेन ने रूस के अंदर तकरीबन 4,500 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन हमले किए, जिसे रूस और यूक्रेन के दरमियान तकरीबन 3 साल से जारी इस तवील जंग की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई करार दिया जा रहा है। यूक्रेन ने इस हमले को ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक हमले में 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जो रूस की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर दागे गए, जिनमें यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर बेलाया एयरबेस भी शामिल है। यूक्रेन ने दावा भी किया है कि इस हमले में रूस के कुल 120 में से तकरीबन 40 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे तबाह हो गए हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। यानी रूस के तकरीबन 34% स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल ले जाने वाले तैयारे तबाह या नाकारा कर दिए गए हैं। इन तैयारों में न्यूक्लियर तैयारे भी शामिल हैं और ये दावा ज़ाहिर यूक्रेन की तरफ से ला रहा है, जबकि इन हमलों से रूस को तकरीबन $7 अरब के नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कार्रवाई को शानदार करार देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि यह वाकई एक शानदार कामयाबी है। यह कामयाबी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ने हासिल की है। मनसूबाबंदी से लेकर अमल दरामद तक इस कार्रवाई में 1 साल 6 माह और 9 दिन लगे। यह हमारा सबसे तवील फासले पर किया गया ऑपरेशन है। जो लोग इस ऑपरेशन की तैयारी में शामिल थे उन्हें वक्त पर रूसी इलाके से वापस बुला लिया गया है। यूक्रेनी सदर ने मजीद लिखा कि मैंने यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस को हिदायत दी है कि वो आवाम को इन तफसीलात से आगाह करे। जाहिर है कि अभी सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये ऐसे इकदाम हैं जो यकीनी तौर पर तारीख की किताबों में शामिल होंगे। यूक्रेन अपना दिफा कर रहा है और दुरुस्त तरीके से कर रहा है। हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे रूस को ये एहसास हो कि उसे ये जंग ख़त्म करनी होगी। जंग रूस ने शुरू की थी, अब रूस को ही इसे ख़त्म करना होगा। यूक्रेन के इस हमले की तैयारी में उन्हें तकरीबन 1.5 साल लगे। हमले को रूस के खिलाफ यूक्रेन की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इससे रूस की स्ट्रेटेजिक फ़िज़ाई ताकत को बहुत बड़ा धचका लगा है। CNN के मुताबिक यूक्रेन ने जिन फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया उनमें इर्कुत्स्क रीजन में वाक़े बेलाया एयरबेस शामिल है, जो यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा मगरबी रूस में मौजूद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जो यूक्रेन से 520 किलोमीटर के फासले पर है और ये रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों के तरबियती मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। ज़राए के मुताबिक मुरमांस्क के करीब आर्कटिक सर्कल में वाक़े ओलेनिया एयरबेस को भी निशाना बनाया गया, जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। इसी तरह इवानोव एयरबेस पर भी हमला हुआ है, जो यूक्रेन से 800 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर है। ये एयरबेस रूसी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों के लिए इस्तेमाल होती है। रूसी वज़ारत दिफा ने तस्दीक की है कि यूक्रेन ने 5 मुख्तलिफ इलाकों में रूसी फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया है। वज़ारत दिफा ने कहा कि इवानोव, रियाजान और अमोर के इलाकों में हमलों को नाकाम बना दिया गया है, लेकिन मुरमांस्क और इर्कुत्स्क में होने वाले हमलों के बाद कुछ तैयारों में आग लग गई थी, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। रूसी वज़ारत दिफा का मजीद कहना था कि इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों में मुलविस कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूक्रेन ने रूस के अंदर इंतहाई दूर तक कैसे इन्फिल्ट्रेट किया और उसने अहम तरीन फ़िज़ाई अड्डों को किस तरीके से निशाना बनाया, इस सिलसिले में तफसीलात भी इंतहाई हैरानकुन है। BBC के मुताबिक जंग के आगाज़ से लेकर अब तक
इस हालिया यूक्रेनी हमले को खतरनाक और शदीद करार दिया जा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU के जराये ने बताया है कि इस कार्रवाई को स्पाइडर्स वेब का नाम दिया गया था और इसकी निगरानी खुद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने की है। इस हमले की एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि ड्रोन हमलों के बाद आग के शोलों ने रूसी जंगी तैयारों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इन ड्रोन्स को लकड़ी के मोबाइल केबिन्स में छुपाया गया था, जिनकी छतें ऑटोमेटिक होती हैं और उन्हें फासले से खोला जा सकता है। ये केबिन्स उन ट्रकों पर रखे गए थे जिन्हें रूसी फिजाई अड्डों के करीब पहुंचाया गया और फिर मुनासिब वक्त पर हमला किया गया। SBU के जराये ने मजीद दावा किया कि इन हमलों में जिन रूसी तैयारों को निशाना बनाया गया उनमें Tu-95, Tu-22M3 जैसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बमबार तैयारे और A-50 जैसे इब्तिदाई वार्निंग वाले जंगी तैयारे शामिल थे। जराये के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई नकलो हमल के लिहाज से इंतहाई पेचीदा थी। जराये ने मजीद बताया कि SBU ने सबसे पहले FPV ड्रोन्स रूस में स्मगल किए जो लकड़ी के मोबाइल केबल्स के जरिए मुंतकिल किए गए थे। रूस पहुंचने के बाद ये ड्रोन्स इन केबल्स की छतों के नीचे छुपाए गए जो सामान ले जाने वाले ट्रकों पर रखे गए थे। जराये के मुताबिक मुनासिब वक्त पर छतें खोल दी गईं और ड्रोन्स ट्रकों से परवास करके रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाने लग गए। और कुछ रीजन के गवर्नर ने तस्दीक की है कि बेलाया एयरबेस पर होने वाला ड्रोन हमला एक ट्रक से किया गया था। रूसी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि दीगर हमले इसी अंदाज में किए गए जहां ड्रोन्स ने ट्रकों से हमला किया। SBU के जराये का दावा है कि इब्तिदाई तखमीनों के मुताबिक रूसी फिजाइया को पहुंचने वाला नुकसान $2 अरब से तजावुज कर चुका है। यूक्रेन की इस अहम और इंतहाई हैरानकुन ड्रोन कार्रवाई को रूस के साथ साथ अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के लिए भी अहम पैगाम करार दिया जा रहा है। BBC के पॉल एडम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन ने जिस हिम्मत और जहानत के साथ रूसी फिजाइया पर हमले किए उनकी शिद्दत को बयान करना मुश्किल है। अगरचे हम यूक्रेन के इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर सकते कि इन हमलों से रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि यह ऑपरेशन कम से कम प्रोपेगेंडा के लिहाज से एक ज़बरदस्त कामयाबी ज़रूर साबित हुआ है। रूस को इस हमले में कितना नुकसान हुआ ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन इससे सिर्फ रूस को ही नहीं बल्कि यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों को भी एक अहम पैगाम मिला है। BBC यूक्रेन सर्विस के नुमाइंदे के मुताबिक हाल ही में कीव में एक हुकूमती एहलकार से मुलाकात हुई। वो एहलकार खासा परेशान और मायूस नजर आ रहा था। हुकूमती एहलकार ने कहा कि सबसे बड़ा मसला यह है कि अमरीकियों ने मान लिया है कि हम ये जंग हार चुके हैं और वो हर बात इसी सोच की बुनियाद पर करते हैं। कारोबारी जरीदे बिजनेस यूक्रेन ने एक मुख्तसर ट्वीट में लिखा कि लगता है यूक्रेन के पास भी कुछ कार्ड्स बचे हैं। ज़ेलेंस्की ने किंग ऑफ ड्रोन्स खेल दिया है। यही पैगाम लेकर यूक्रेन के नुमाइंदे इस्तांबुल पहुंच रहे हैं, जहां वो रूस के नुमाइंदों के साथ जंगबंदी के मुज़ाकरात के एक नए दौर में शिरकत करेंगे। और वो पैगाम है कि यूक्रेन अब भी लड़ रहा है और इसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। कीव में एक यूक्रेनी एहलकार ने बताया कि अमरीकी समझते हैं कि उनका काम हमारे लिए हथियार डालने की बेहतरीन शराइत तय करना है और फिर जब हम उनका शुक्रिया नहीं अदा करते तो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हम शुक्रिया क्यों अदा करें, हम ये तो मानते ही नहीं कि हम हार चुके हैं। अगरचे रूस मैदान जंग में आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहा है, मगर यूक्रेन का रूस और ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हुकूमत को पैगाम वाज़ेह है कि यूक्रेन को इतना कमज़ोर ना समझें। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन और रूस के दरमियान 3 साल से ज़ायद अरसे से जारी इस तवील जंग का खात्मा ट्रंप की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा रहा है। ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये दावा करते रहे कि सदर बनने के बाद सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही वो इस जंग को ख़त्म करा देंगे और इस सिलसिले में ट्रंप ने सदर बनने के बाद काफ़ी मुख्तलिफ अप्रोच भी इख्तियार की थी, जिस पर उनके यूरोपीय इत्तेहादी काफ़ी तशवीश में मुब्तला थे। ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन और अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों के बगैर रूस के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया था, बल्कि वो रूस के बजाय यूक्रेन को ही इस जंग का जिम्मेदार और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे रहे थे। हत्ता कि ट्रंप ने यूक्रेन पर जंगबंदी के लिए शदीद दबाव भी डाला था और उन्होंने यूक्रेन के लिए आर्जी तौर पर फौजी इमदाद बंद करने के अलावा यूक्रेन के लिए इंतहाई अहम मिलिट्री इंटेलिजेंस की शेयरिंग को भी मुअत्तल कर दिया था। और साथ ही ट्रंप इस दौरान मुसलसल अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों को अपने दिफाई अखराजात बढ़ाने और जंग में ज़्यादा किरदार अदा करने के लिए धमकियां भी देते रहे। और फिर जब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के लिए गए तो सदर ट्रंप और उनके नायब सदर JD वेंस ने ज़ेलेंस्की की बेइज्जती भी की थी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़कर जाना पड़ा था। और इसी दबाव की वजह से ज़ेलेंस्की जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में शरीक होने पर राज़ी हो गए थे, मगर यूक्रेन तो अमरीकी दबाव में आकर जंगबंदी पर आमादा हो गया। मगर ट्रंप रूसी सदर पुतिन को अब तक जंगबंदी के लिए राजी नहीं कर पाए। 16 मई को जब ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे पर थे तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि हो सकता है कि वो इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की जाएं और वहां उनकी पुतिन से मुलाकात हो सकती है। बाद में ट्रंप की पुतिन से 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, मगर रूस ने जंगबंदी के बजाय यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए और हफ्ते को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया, जिसमें तकरीबन 400 समेत मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था।
और अब यूक्रेन के इस हैरानकुन हमलों ने रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने की ट्रंप की ख्वाहिश को मजीद पीछे धकेल दिया है। आज इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इख्तिताम हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों ने कहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन से रूस मुंतकिल होने वाले यूक्रेनी बच्चों की फहरिस्त रूस को देकर उनसे बच्चों की फौरी वापसी का मुतालबा किया है और साथ ही बातचीत में जंगी कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हुआ है। इससे पहले CNN ने अपनी रिपोर्ट में इस खदशे का इज़हार किया था कि मुज़ाकरात में किसी बड़ी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से ट्रंप और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी दांव पर लग गई है। CNN के मुताबिक ये तसव्वुर करना पहले ही मुश्किल था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इस्तांबुल में दोबारा शुरू होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी, लेकिन यूक्रेन की जानिब से रूस के स्ट्रेटेजिक अड्डों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के बाद इस बात का इम्कान अब मजीद कम हो गया है कि कोई भी फरीक अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ताहम रूसी हुकाम ने अपने सख्त मौक़िफ़ को छुपाया नहीं है, जिनमें तमाम जमशुदा इलाकों पर खुद मुख्तारी, यूक्रेन की गैर फौजी हैसियत और फौरी पाबंदियों का खात्मा शामिल है। रूस की सरहदों की जानिब नेटो की मजीद तौसी, खासतौर पर यूक्रेन और दीगर ममालिक के हवाले से खदशात भी रूसी हुकूमत की मुस्तकिल शिकायत में शामिल रहे हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क मुंजमद किए गए सैकड़ों अरब डॉलर्स के रूसी असासों का मामला भी शामिल है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि रूसी और मगरबी मीडिया में मुमकिना मुज़ाकराती नकात पर क़यासराइयाँ जारी हैं और इस्तांबुल में होने वाली बातचीत के नताइज को इस नज़र से देखा जा रहा है कि आया फरीक़ैन में लचक दिखाई देती है या नहीं। ताहम यूक्रेन की तरफ से बज़ाहिर एक शानदार कामयाबी के बाद फिलहाल रूसी हुकूमत की तरफ से किसी समझौते की बात मुमकिन नहीं लगती। यूक्रेन इन बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में इस हौसला अफजाई के साथ शामिल हो रहा है कि उसने रूस के अहम फ़िज़ाई असासे तबाह कर दिए हैं। इतवार को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के चंद मुतालबात पेश किए, जिनमें गैर मशरूत जंगबंदी और उन यूक्रेनी बच्चों की वापसी शामिल है जिन्हें रूस ले जाया गया है। लेकिन रूस की यह डिमांड कि यूक्रेनी फोर्सेज इन इलाकों से पीछे हट जाएं, जो रूस ने अब तक मुकम्मल तौर पर फतह भी नहीं किए हैं, नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक खासतौर पर जब यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि वो मुहाज़े जंग से बहुत आगे तक हमले करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इन ताज़ा यूक्रेनी ड्रोन हमलों से पहले जब इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात की तैयारी हो रही थी, रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज़ कर दिए थे, जो बज़ाहिर मौसम गर्मा की एक नई जारहाना कार्रवाई के इब्तिदाई मराहिल का मंजर पेश कर रही थी। हफ्ते की रात रूस ने यूक्रेन जंग के आगाज से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें 472 ड्रोन इस्तेमाल हुए थे। इतवार को एक रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेनी फौज के एक तरबियती मरकज पर कम से कम 12 अफराद हलाक और 60 से ज़्यादा जख्मी हुए। इन तमाम वाक़यात के दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप मुसलसल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ट्रंप पहले जोर शोर के साथ ये दावा करते थे कि वे यूक्रेन जंग को बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं। वही ट्रंप अब मायूसी के आलम में इस मंजर को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। खित्ते में अमन के मुआहदे के लिए ना ही यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर ट्रंप के दबाव का असर पड़ रहा है, जिन्हें ट्रंप ने ओवल ऑफिस में तंज का निशाना बनाया था, और ना ही ट्रंप की रूसी सदर पुतिन पर हालिया तनकीद किसी फरीक को मुआहदे के करीब पहुंचा रही है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि अगर ट्रंप इस्तेमाल करना चाहें तो अभी भी उनके पास मुआहदे के लिए असर रसूख के ताकतवर ज़राए मौजूद हैं, जैसे कि नई सख्त पाबंदियां आयद करना या अमरीकी फौजी इमदाद में ऐसी तब्दीलियां करना जो जंग जारी रखने की लागत को नुमाया तौर पर बढ़ा सकती हैं। ये इकदाम फैसला कुन ना भी हों तो भी अमरीकी अज़म का एक मजबूत पैगाम ज़रूर देंगे, लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि वो खुद को इस पूरे मैस से मुकम्मल तौर पर अलग कर लें। ट्रंप का इसरार है कि यह बाइडेन की जंग है या फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की की, लेकिन इस तरह अलग हो जाना और यह भी वाज़ेह नहीं है कि अमरीकी पॉलिसी के लिहाज से इसका मतलब क्या होगा। अब शायद ये एक ऑप्शन नहीं रहा, कम अज़ कम बगैर किसी नुकसान के अलग होना तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। ट्रंप की जानिब से यूक्रेन जंग ख़त्म करने पर इसरार और यूक्रेनी और रूसी रहनुमाओं से ज़ाती मुदाखलत की वजह से अब ट्रंप खुद और अमेरिका इस जंग के अंजाम से नागुज़ीर तौर पर जुड़ चुके हैं। इसलिए मैदान जंग और इस्तांबुल में आज होने वाले मुज़ाकरात को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। अगरचे ट्रंप बार बार इस जंग से लाताल्लुकी ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन की जंग अब बहुत हद तक ट्रंप की जंग बन चुकी है और इसके साथ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी एक नाजुक धागे से लटक रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी और अस्करी तसादुम के बाद भारत को दो बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई टकराव में भारत को भारी नुकसानात हुए हैं और अब तो खुद भारतीय अस्करी क़यादत ने तस्लीम कर लिया है कि पाक फ़िज़ाइया ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए हैं। और दूसरी तरफ भारत एक बड़े सिफारती चैलेंज से भी गुजर रहा है। पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहने पर कोई भी मुल्क भारत की आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिला रहा है। दुनिया में 7 सिफारती वफूद भेजने के बावजूद भारत अब तक पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने में नाकाम नजर आ रहा है और आज से पाकिस्तान के सिफारती वफ़द ने भी दुनिया में
भारतीय बयानिए को काउंटर करना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया है और अब से कुछ देर पहले खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात भी हो गई है। इससे पहले दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा था कि वज़ीर आज़म की हिदायत के तहत मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द 2 जून 2025 से न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन और ब्रसल्स का दौरा करेगा। 9 रुकनी वफ्द की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक एक और वफ्द जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातमी कर रहे हैं वो 2 जून 2025 से मॉस्को का दौरा करेगा। इन वफूद के दौरों का मकसद हालिया भारतीय जारियत के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करना है, जबकि इससे पहले खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। इसलिए भारत में वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद बढ़ रही है कि इस नाजुक मोड़ पर नरेंद्र मोदी मुल्क के बाहर सिफारती मुहिम को लीड करने के बजाय मुल्क के अंदर इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं। उनके वज़ीर खारजा भी बाहर नहीं जा रहे हैं और जो सिफारती वफूद उन्होंने बैरून मुल्क भेजे हैं उन्हें भी अंडर सेक्रेटरी या साबिक ओहदेदारों तक ही रसाई मिल रही है, जिस पर भारतीय अपोजिशन और आम शहरी अदम इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मोदी हुकूमत की सरहदों से बाहर मुखालिफिन की टारगेट किलिंग की पॉलिसी की वजह से भारत को सिफारती लिहाज से आज एक बड़ा धचका लगा है। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमाओं के खिलाफ भारतीय हुकूमत की कार्रवाइयों पर भारत और कनाडा के ताल्लुकात कुछ अरसे से शदीद तनाव का शिकार हैं। और अब भारतीय मीडिया में यह खबर सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म मोदी रवा महीने कनाडा में होने वाले G7 के इजलास में बतौर मेहमान शिरकत नहीं करेंगे। उन्हें कनाडा की जानिब से दावतनामा भी नहीं भेजा गया और ऐसा 6 सालों में पहली दफ़ा होगा कि नरेंद्र मोदी G7 समिट में गेस्ट के तौर पर शिरकत नहीं करेंगे। This time the host is Canada. Perhaps it's Canada's prerogative to extend invitation to the other countries other than the member countries of the G7. So till now there has not been any invite extended by Canada. 2019 के बाद से लेकर के 2024 तक हर G7 सम्मेलन के अंदर, शिखर सम्मेलन के अंदर भारत हर बार इनवाइट किया जाता था। There is no doubt about it. मैं तो ये कहता हूं कि एज पर IMF डेटा भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी अगर भारत सरकार चौथी कहती है तो उसको भी मान लेते हैं, वो भी हो ही जाएगा देर सवेर, उसमें भी कोई समस्या नहीं है बड़ी। भारत को इस बार इनवाइट नहीं किया जा रहा है। इस बार जो होस्ट कंट्री है वो कनाडा है और कनाडा में ये 15 से 17 जून को होने वाला है अल्बर्टा में। तो कनाडा की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल इनविटेशन भारत को आया नहीं है। आज 2 जून ऑलरेडी हो गई है। इस बार भी ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं किए गए, बाकायदा डिप्लोमेटिक एफर्ट किए गए, लेकिन कनाडा उस पर टस से मस नहीं हुआ। उसमें ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया जा रहा है, उसमें यूक्रेन को इनवाइट किया जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका को इनवाइट किया जा रहा है और ब्राजील को इनवाइट किया जा रहा है, और 5वें और 4थे नंबर वाले भारत को नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस केरला ने इस पर सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। जयशंकर, क्या आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हफ्ते को भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने जब ये तस्लीम कर लिया कि 6 और 7 मई को पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए थे, तो इसके बाद से भारत में मोदी हुकूमत के खिलाफ मजीद तनाज़ात खड़े हो गए हैं, जहाँ खुद बीजेपी के हामी इस इंटरव्यू पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, भारत से बाहर इंटरव्यू देने पर एतराज़ कर रहे हैं, सच बताने पर तनकीद कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी ये बताने की। तो वहीं मोदी हुकूमत पर उठने वाले सवालात में भी इजाफा हो गया है। कांग्रेस ने फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने सवाल उठाया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जिन्होंने 2 ऑल पार्टीज मीटिंग्स की सदारत की थी, उन्होंने वहां ये बात क्यों नहीं बताई। क्या ये बात पार्लियामेंट को नहीं बताई जानी चाहिए थी। मोदी जी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए हुए अपने एक अंग्रेजी के इंटरव्यू में ये माना कि हाँ जरूर हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमारे कुछ जेट्स गिरे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे जेट्स गिरे, ये जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों गिराया गया, लेकिन सरकार उस पर लीपापोती क्यों कर रही है। नरेंद्र मोदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में संशय पैदा करता है, क्योंकि ना वो सिर्फ देश को कर रहे हैं, वो असल में सेना के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। जनरल चौहान ने ये बड़ी बात बोली तो उन्होंने डिसिप्लिन आर्म फोर्स की तरह बात करी, लेकिन बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो दोरुपल्ली के ट्रोल हैं, वो खड़े हो गए ये कहने के लिए कि ऐसा करके सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नैरेटिव खराब कर दिया है। अब वो समझाएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब, कहां, कैसे, क्या बोलेगा। ये वही लोग हैं जो विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए थे, उनकी बेटी को नहीं बख्शा था, और अब ये जनरल चौहान के पीछे पड़ गए। लेकिन असलियत ये है कि इन लोगों को किसी चीज की कोई समझ नहीं है। ये लोग सिर्फ ट्रोल कर सकते हैं जब सच और तर्क बोला जाता है, और तर्क बोलना यूनिफॉर्म के लोगों का, टॉप डिप्लोमैट्स का काम है। और जब वो तार्किक बातें
करते हैं, जब वो सच्चाई बयां करते हैं तो इनके झूठ के पुलिंदे ध्वस्त हो जाते हैं। सवाल आज इस बात का है कि जो बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर के एक इंग्लिश इंटरव्यू में कही, क्या वो बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के सदन को इस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं कह सकते थे? दो मीटिंग हो गई, वहां पर कुछ नहीं बताया गया। संसद के विशेष सत्र की डिमांड लगातार उठ रही है। ये काम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब सिर्फ वो दे सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो सेना के मनोबल के साथ और इस देश के विश्वास के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी यही सवाल उठाया है कि मोदी हुकूमत तैयारी गिरने को क्यों छुपा रही है। साथ ही आज़ाद सहाफ़ी भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन सहाफ़ियों और अखबारात ने शुरू में ही भारतीय तैयारी गिराए जाने की तस्दीक करते हुए खबर दी थी, उन पर दबाव डाल के माफ़ी मंगवाई गई, वो खबर अब दुरुस्त साबित हो गई है। तो क्या वो अखबार दुरुस्त खबर पर माफ़ी मांगने पर अब दोबारा माफ़ी मांगेंगे? रक्षा प्रमुख सिंगापुर में यह इंटरव्यू दे रहे हैं, शंगरीला डायलॉग में बोलने के लिए गए हैं। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक्स पर लिखा है कि सीडीएस कहते हैं कि सेना के लिए यह देखना महत्वपूर्ण था क्यों भारत का जेट गिरा है। सरकार के लिए अब जरूरी हो जाता है कि वह ज्यादा सूचनाओं को साझा करे और ट्रोल के लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को टारगेट करना बंद करे। सुहासिनी हैदर द हिंदू की पत्रकार हैं। इसी अखबार की पत्रकार विजेता सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की अगली सुबह 8 मई को विमानों के मलबे की एक तस्वीर साझा की, लेकिन उन पर सब टूट पड़े। विजेता सिंह ने उन तस्वीरों को डिलीट कर दिया। ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह से टूट पड़े कि बहुत सारे पत्रकार इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि द हिंदू अखबार ने खेद जता दिया और रिपोर्ट ही डिलीट कर डाली। द हिंदू ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। भारत की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, इसलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हमें अफसोस है कि पाठकों को इसे लेकर भ्रम हुआ होगा। हिंदू ने एक तरह से माफी मांग ली। अपनी रिपोर्टर की रिपोर्ट से पीछे हट गया अखबार। कितना टफ है इस समय में रिपोर्टर होना। जब विजेता सिंह को ट्रोल किया गया तब उन पत्रकारों ने भी कुछ नहीं कहा जो उनका इंटरव्यू करके अपने चैनल का टाइम भरते हैं। अब जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिरा है, तब हिंदू अखबार क्या करेगा? क्या सही खबर के लिए माफी मांगने पर माफी मांगेगा? यह भी एक रिकॉर्ड होगा, सही खबर छाप कर भी माफी मांगने का रिकॉर्ड। हम एक बार फिर से बता दें कि भारत का कितना जेट विमान गिरा है, इस बारे में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कुछ नहीं कहा। बल्कि जब पूछा गया कि पाकिस्तान का दावा है कि भारत के 6 विमानों को गिराया गया, तो उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया, यानी 6 विमान गिराए जाने की बात नकार दी। लेकिन नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, रॉयटर्स को कहते हैं। तो क्या यह माना जाए कि उन्होंने संख्या के बारे में अभी भी निश्चित तौर पर या अंतिम तौर पर कुछ नहीं कहा? नंबर महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर तो हो सकता है, 1, 2 या 3 या कुछ भी। उसे महत्वपूर्ण ना माना जाए, लेकिन विमान की संख्या बतानी तो चाहिए। उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 30 मई को पत्रकार आदेश रावल के पॉडकास्ट में बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया 5 फाइटर प्लेन गिराए गए, लेकिन सीडीएस जनरल चौहान ने स्वीकार तो कर लिया कि विमान गिरा है। कितना विमान गिरा है यह साफ नहीं, कौन सा विमान गिरा है यह भी साफ नहीं। वायुसेना के प्रमुख ने एक भी प्रोजेक्ट के समय पर पूरे नहीं होने का बयान यूं ही नहीं दिया होगा। कुछ तो है जो धीरे धीरे छनकर बाहर आ रहा है, कुछ इधर से कुछ उधर से निकल रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का वक्त अमेरिका पहुंचा है, क्या उधर सूरत हाल है, क्या माहौल है, बात करेंगे प्रोफेसर हसन अब्बास से एक ब्रेक के बाद। भारत ने अपनी सिफारतकारी कर रहा है। पाकिस्तान का वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में अमेरिका पहुंच चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन, माहिर बिन अल-अक़वामी उमूर हसन अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। आप वहाँ मौजूद हैं, मामलात पर नज़र रखते हैं। जब पिछली दफ़ा आपसे बात हुई, आपने बहुत सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे थे। नाउ भारत ने डिप्लोमेसी की, खुद भारत में तनकीद हो रही है कि वो इतनी इफ़ेक्टिव अभी तक नहीं साबित हुई है। ट्रंप चुप खामोश नहीं हो रहे हैं, मोदी पर तनकीद हो रही है। पाकिस्तान का वफ्द वहाँ पहुँचता है, क्या हालात व वाक़यात हैं, क्या आप एक नैरेटिव बनता देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, नैरेटिव तो तकरीबन बन चुका है इस मौजू के ऊपर, और वो क्योंकि इंडिया ने शुरू में
कुछ हकायक को छुपाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इम्प्रेशन अच्छा नहीं उनका बन सका। जैसे हम अक्सर कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बाज़ दफ़ा बाज़ मौज़ूआत के ऊपर। तो इंडिया इस वक्त आप कह लें कि डिफेंसिव प्ले कर रहा है, दे आर ऑन द रिसीविंग एंड। एक तो ये बात है। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन पहुंच रहा है, बड़े काबिल लोगों को उन्होंने मुंतखब किया है, सारे बड़े रैशनल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, बात करने में बहुत खूब हैं। लेकिन मैं एक दो बातें इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आगे नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इस ग्रुप की क्रेडिबिलिटी, इसके लिंकेजेस, इनके प्रोफाइल अहम है। और ये तमाम लोग, मैं नाम लिए बगैर, ये तमाम चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग के हैं, ये तमाम हर एक शख्स मशहूर है। फॉर्मर सफ़ीर भी इसमें शामिल हैं जिनकी बड़ी यहाँ रिस्पेक्ट है, शरी रहमान साहबा की। बात यह है कि आपसे सवाल, इंडियन डेलीगेशन आया तो उनको लीड कर रहे थे उनके अपोजिशन लीडर। पाकिस्तान से भी कोई ना कोई अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ना कोई शख्सियत को इसका हिस्सा होना चाहिए था। बहुत से काबिल लोग हैं वहाँ पर भी। दूसरी बात, ये मैं इसलिए क्रिटिकल हवाले से कह रहा हूँ क्योंकि सवालात ऐसे होंगे मेरे ख्याल में। आपकी सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। क्या कोई खैबर पख्तूनख्वा से कोई पठान या पख्तून वहाँ पे शामिल है? बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, आप ये कहेंगे और सही कहेंगे कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दखल अंदाजी करता है। क्या कोई बलोच आपके ग्रुप में है जो इस बारे में फर्स्ट हैंड बात कर सके? तो ये दो चीज़ें, अभी भी वक्त है, कुछ लोगों को शामिल कर लेना चाहिए, या शायद दूसरा ग्रुप आ जाए। ये मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता था, क्योंकि सवालात जो हैं उसमें आप कह सकते हैं फिर कि जनाब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव उस इलाके से हैं। सवालात दो नौइयत के होंगे। एक चाइना पे होगा जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सवाल है, क्योंकि अब तो आप पार्लियामेंटेरियंस को मिलेंगे, कांग्रेसमैन को मिलेंगे, थिंक टैंक के लोगों को मिलेंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लोगों को मिलेंगे। वहाँ पे जब काउंटर टेररिज्म की बात होगी और ख़ासकर ये पाकिस्तान की डिफेंस और सिक्योरिटी की बात होगी, तो अमेरिकन कांग्रेसमैन तो आपसे पहला सवाल ये करेगा कि आपका सब ताना बाना तो अब चाइना से मिल रहा है, इसका अच्छा जवाब पाकिस्तान के पास होना चाहिए। जो एक जवाब तो ये है कि जनाब हमने तो इसलिए वहाँ से वेपन लिए कि आपने हमें F-16 उड़ाने की भी इजाज़त नहीं दे रहे इंडिया के खिलाफ, या जो भी पाकिस्तान के और सिक्योरिटी के अहम सवालात होंगे। दूसरा सवाल ये चाइना के अलावा काउंटर टेररिज्म पर होगा, उस पर भी पूछा जाएगा। पाकिस्तान में ये सवाल नहीं उठाया जा रहा इस वक्त कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये जो सारे ग्रुप्स थे जिनके खिलाफ बहुत सा काम हुआ, लेकिन इनकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है और इनके जो लोग हैं उन पर क्या प्रोसिक्यूशन हुई है। ये नहीं कि कोई अमेरिका इसलिए सवाल करेगा कि कोई कोर्ट है और पाकिस्तान का जवाबदेही होगी, इस हवाले से नहीं। लेकिन जब आप अपना नैरेटिव पेश करते हैं तो आपको जहाँ जहाँ पोटेंशियल वीक पॉइंट है उस पर आपकी पोजीशन स्ट्रांग और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये ग्रुप बड़ा काबिल है, मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन का इशू जो मैंने अर्ज किया वो मौजूद है। ये बड़ी अहम बात है। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि ये बात वहाँ किस हद तक रजिस्टर हो रही है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मुसलसल अमन की बात कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी साहब की तकारीर देखें, वो कह रहे रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या ये बात वहाँ रजिस्टर हो रही है कि एक तरफ से अमन की बात हो रही है, दूसरी तरफ से अभी भी बहुत अग्रेसिव बयानात दिए जा रहे हैं, या काम ये सारा का सारा वफ्त को ही करना होगा? नहीं, ये इस वक्त को करना होगा, क्योंकि जो ये आपने अच्छा सवाल किया, इससे मुझे मौका मिल गया। ये पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में और ख़ासकर जितने वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वहाँ पे जो बनती है उसका सारा सिलसिला कार उनके पॉलिसी वर्ल्ड से होता है, जिसमें मीडिया भी है किसी हद तक, लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जहाँ ये ताने बाने और रिलेशनशिप्स बनते हैं एकेडमिक तौर पर, पॉलिसी तौर पर, पाकिस्तान के कौन से लिखारी हैं जो अमेरिकन कॉन्फ्रेंसेस पे आते हैं, पाकिस्तान जब किसी को बुलाता है तो किन को बुलाता है, पिछले कुछ अरसे से ज़्यादातर ये सारा काम जो है ये आप कह लें सिक्योरिटी डोमेन में हुआ है। तो पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, वैसे उनको भी मुझे कहना चाहिए था कि इस ग्रुप में किसी रिटायर्ड जनरल को भी शामिल कर लें तो अच्छा हो, क्योंकि जब डिफेंस से रिलेटेड सवाल होगा टेक्निकल, तो आपके पास टेक्निकल लोग मौजूद होने चाहिए जो जवाब दे सकें। वरना तासुर ये बनता है कि पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, आगे ये सियासतदान है, इनके पास कोई पॉलिसी का डिसीजन तो है नहीं, हम इनसे कितनी एक बात करें। ये मुझे पता है थोड़ी सी सख्त बात है, लेकिन ये सख्त बात समझनी पाकिस्तान में ज़रूरी है। अब वो बात जिसका आपने सवाल किया था, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पाकिस्तान ने बहुत अरसे से रिश्ते अपने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए हैं। एक ज़माना था, स्टीव कोहन थे मरहूम,
मार्विन वाइनबॉम है अभी भी। एक्चुअली मार्विन वाइनबॉम साहब मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें ये तमाम डेलीगेशन होगा। मुझे भी वहाँ दावत है, मैं भी वहाँ स्पीकर होऊंगा। तो अगले 5 तारीख को हम सब इसमें इकट्ठे होंगे। लेकिन बात यह है कि और अगर मुझसे आज कहें कि पाकिस्तान के कौन से 5 बड़े स्कॉलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। एक ज़माने में बड़े मशहूर स्कॉलर्स थे, हसन अस्करी रिजवी साहब बड़े काबिल आदमी हैं, सईद शफकत साहब, रसूल बख्श रईस साहब, मूनस अहमद साहब कराची से। अब मैंने देखा है ये आना जाना जो स्कॉलर्स का कम हो गया। वो लोग हैं जो ये स्पेस क्रिएट करते बाय टॉकिंग सेंस, बाय टॉकिंग फ्रॉम ये पॉलिसी के हवाले से, वो नहीं है। लिहाजा इस ग्रुप को बात करनी होगी। और बहुत आपने सही फरमाया अमन की बात। मुझे ये कहना था कि पाकिस्तान का मिशन और स्टेटमेंट और नैरेटिव पीस पे होना चाहिए। इस वक्त तक ये नहीं है यहाँ पे अंदाजा कि पाकिस्तान ये कह रहा है। लिहाजा इस ग्रुप को अपना प्राइम जो फोकस है वो ना सिर्फ ये कि पीस, वो उनको चाहिए उनके पास बिल्कुल सफ़े पे लिखी हुई 4 बातें हों जो उनको वो कहें कि जनाब ये डी एस्केलेशन हम करेंगे, हम पीस इनिशिएटिव पे ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, हम पीस के लिए रिस्ट्रेंट हमने ऑलरेडी किया है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ये है कि पाकिस्तान ने पहले दिन कहा था कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें। वो नाम लेकर आए पाकिस्तान को चाहिए 5 लोगों के, टॉप पुलिस ऑफिसर्स के, रिटायर्ड सिक्योरिटी जर्नलों के, जिनके भी जो इस बारे में अहमियत रखते हैं कि जनाब ये 5 लोग हैं। आज आप इंडिया भी 5 स्कॉलर लाए या 5 लॉ इन्फोर्समेंट के लोग लाए, हम ये कमीशन बनाते हैं। फिर आप कहें डी एस्केलेशन में आप क्या क्या करेंगे, न्यूक्लियर इशू पे क्या करेंगे, बाकी डी एस्केलेशन पे क्या करेंगे। ये प्रपोजल्स रेडी हों तो मीडिया यहाँ पर और थिंक टैंक्स दौड़ेंगे इस ग्रुप की तरफ। और ये काम इंडिया नहीं कर सका ऐसे। इंडिया ने ज़्यादा फोकस ये रखा कि सीटी पे था, 4 तस्वीरें दिखाई और 6 बातें की। उनकी डिपेंडेंस थी बहुत ज़्यादा, जो उनके 1-2 अच्छे स्पीकर्स हैं। मेरा ख्याल है वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके। लेकिन इंडिया के ओवरऑल नैरेटिव और इंडिया के नैरेटिव की स्ट्रेंथ बहुत है। अमेरिका की जो पॉलिसी वर्ल्ड है, ये आखिरी बात इस ज़मन में मैं ये कहूँगा कि जो सदर ट्रंप बार बार कह रहे हैं वो अभी अमेरिका की पॉलिसी में इम्प्लीमेंट या इंटरनलाइज नहीं हुआ। अमेरिका के जो अहम इदारे हैं वहाँ पे इंडिया के साथ रवाबित बहुत अच्छे हैं। और अभी आपने शंग्रीला डायलॉग में भी देखा, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ने भी कहा कि वो मुसलसल राब्ते में है और डिफेंस के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के साथ हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक लॉन्ग नैरेटिव है। इसमें न सिर्फ के पीस की बात होनी चाहिए और पाकिस्तान को बड़ा फोकस्ड होना चाहिए। हर महाज पे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हर महाज पे एक नई बात, एक टिट फॉर टैट करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अपना नैरेटिव क्या लेकर आ रहा है, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट पाकिस्तान जो अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए अहम है। इस बारे में अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो और बात भी करें। सब मुझे ये भी बताइएगा कि अब ज़रा ट्रंप जो हैं वो जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की साथ कर रहे हैं और इंडिया को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि एक साथ बात की जाए। मगर ये बात जैसे आपने भी कहा कि जो इंडिया है उसकी बहुत ज़्यादा रूट्स हैं वहाँ पर, और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ लॉबी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो, और ज़ाहिर इंडिया एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है अमेरिका का, ये एक शॉर्ट विंडो है जो ट्रंप बार बार बात दोनों की साथ कर रहे हैं, दोनों से ट्रेड की बात कर रहे हैं, टैरिफ्स के लिए इसको जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उसको ट्रॉफी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट विंडो है या ये एक्सपैंड हो सकती है और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है? बहुत खूब, बिल्कुल मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये शॉर्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और इसके मुहर्रिकात बहुत से हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए लकी साबित हुए। पाकिस्तान सितारे जो हैं वो पाकिस्तान के हक में हैं इस वक्त, मुझे ये दिखाई देता है। पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी लकी, मिलिटरीली भी उसमें काबिलियत भी थी, ज़ाहिर बात है, जहानत भी थी। पिछले प्रोग्राम में ये बात हुई थी। लेकिन ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में पाकिस्तान को ये सोचना होगा। मैं एक आइडिया मिसाल के तौर पर भी आपको पेश करता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। इकोनॉमी, पिछले दौर में ये बात हुई थी, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, लेकिन पाकिस्तान की कोई ग्रोथ, कोई इकोनॉमिक प्रोडक्ट, उसमें बाकी भी ग्लोबल बड़ी दुनिया में ताकतें जो कंपेटिटिव हैं। पाकिस्तान की यूनिक एक तो स्ट्रेटेजिक कल्चर है या एक लोकेशन है। वो लोकेशन को कब तक आप पेश करते रहेंगे कि हमारी लोकेशन अहम है, बाकी सेंट्रल एशिया भी बहुत अहम है, इंडिया भी बहुत अहम है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान को अपनी जो उसकी यूनिक ब्रिज बिल्डिंग की कैपेसिटी है बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, वो पेश करनी चाहिए। मैं लोगों को मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान को तो टूरिज्म में के हवाले से स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं एक लम्हे के लिए, क्योंकि करतारपुर वाज द बिग इनिशिएटिव। वो करतारपुर पे जो पाकिस्तान ने काम किया, जो रिलीजियस टूरिज्म है,
वो बड़ी अहम है। दुनिया में आप कहीं भी जाएं, आप किसी किताब की दुकान पे चले जाएं, आपको जलालुद्दीन रूमी पे किताब मिलेगी। सबसे बड़े फकीर, सबसे बड़े सूफी थे। पाकिस्तान की ट्रेडिशन में आप समझते हैं कि बुल्ले शाह या लाल शहबाज कलंदर या बरी इमाम या अब्दुल्ला शाह गाजी कम थे? ये मुकाबले की बात नहीं है रूमी के साथ, तो रूमी बहुत बड़े थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो यूनिकनेस है, उसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो उसकी लॉन्ग सिविलाइजेशन है जो बुद्धिज्म के साथ भी लिंक्ड है, हिंदुइज्म के साथ भी, और फिर इस्लाम तो उसमें एक नया निखार लेकर आया उस सिविलाइजेशन में। ये है पाकिस्तान की यूनिक स्ट्रेंथ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान कोई ऐसी बात करे कि अगला बैठ के 2 मिनट के लिए सोचे कि ये कौन सी ट्रेडिशन की है, तो हमने कभी बात सुनी नहीं। ये लार्जर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को अपना नैरेटिव लाना होगा जिससे दुनिया इंटरेस्ट भी लेगी, और उस पर फिर बाकी चीज़, सिर्फ सिक्योरिटी पे जो है पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सर्व नहीं होंगे। मतलब यानी ये भी बड़ा ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान प्रेजेंट करे फिर अपना ये केस कि जी हमने तो करतारपुर भी खोला हुआ है, वहाँ से भारत नहीं आने दे रहा है। हम तो रिलीजियस अगर टूरिज्म है उसमें अगर वहाँ से हिंदू भी आना चाहते हैं उनके लिए भी हमने खोला हुआ है। ये भारत ने हमारे लिए अगर कुछ बंद किया या वहाँ से लोगों को नहीं आने दे रहा है, पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज ही प्रेजेंट करे। एग्जैक्टली। अभी बड़ी अच्छी न्यूज़ स्टोरी कल आई, पाकिस्तानी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं कराची से, ज़ियाउर रहमान, उनकी न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी आई है हिंदू फेस्टिवल के बारे में कि पाकिस्तान में एक हिंदू फेस्टिवल हो रहा है, मुझे भूल रहा है किस जगह पे, वहाँ पे लोग सैकड़ों मील दूर से चल के वहाँ जा रहे हैं और वो सब बड़ी खुशी से जा रहे हैं। ये अपनी डाइवर्सिटी और इसकी स्ट्रेंथ को जाहिर करना, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद से और अफगान जिहाद जो 80s का था, पाकिस्तान का एक टोटल इमेज, मैं माजरत के साथ इसको एक सिक्योरिटी और नेगेटिविटी और टेररिज्म के हवाले से, उस पूरे नैरेटिव को तब्दील करने के लिए पाकिस्तान में कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं करनी, वो चीज़ मौजूद है उसको सामने पेश करना है। जो मुझे याद है अभी भी आबदा परवीन तशरीफ लाई थी कुछ अर्से पहले न्यूयॉर्क में, मलिया लोधी साहिबा तब सफ़ीर थी, वो न्यूयॉर्क के मेन हाईवे रैमगन की मेन स्ट्रीट पे, वो न्यूयॉर्क का पूरा इलाका बंद था उनकी उस कवाली और उस खूबसूरत म्यूजिक से। ये पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है, कल्चरल, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, ये सफ़ीर है पाकिस्तान के। और उसमें पाकिस्तान को अगेन ये नहीं है कि कोई 10 साल लगेंगे, ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपको अपनी एक ओवरऑल नैरेटिव को, मैं सिक्योरिटी, मैं तो खुद सिक्योरिटी का प्रोफेसर हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट के खिलाफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक पिलर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की कामयाबी। ये जो बुनियाद खड़ी है, इसके जो बाकी 3 पिलर्स हैं, अगर स्ट्रेंथन होना है तो वो 3 पिलर्स हैं। एक आर्ट एंड कल्चर है, एक एजुकेशन है, एक सिविलाइजेशन है, मिस्टिकल सिविलाइजेशन है, डाइवर्सिटी की सिविलाइजेशन है। हाँ, वहाँ पे आप लोगों को कहें कि यहाँ पे ये लश्कर मौजूद था फ़र्ज़ करें, और लश्कर ने या फलां जैश ने बड़ा गलत काम किया, यहाँ पे बाकी भी जाके देखें कि यहाँ पे सूफिया की दरगाहों में या बाकी जो प्रोग्रेसिव सोच है इस्लाम की, अभी भी अमेरिका में जिसने पॉलिटिकल इस्लाम पे कोई क्लास पढ़नी होती है उसको पहली टेक्स्ट बुक आप हैरान होकर पढ़ाई जाती है फजलुर रहमान साहब की। एक पाकिस्तान के स्कॉलर थे, 60-70 की दिहाई में आए थे, वो टेक्स्ट बुक है। पाकिस्तान के स्कॉलर्स के कामों को प्रमोट किया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान की जो बाज़ दफ़ा लॉबिंग फर्म्स को पैसे दे देते हैं, अब ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, मेरा ख्याल है 5 लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं पाकिस्तान के लिए इस वक्त। वो तो ये पब्लिक नॉलेज होती है तो हम सबको पता है। वो जो लॉबिंग के पैसे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में, कायदे आज़म चेयर, ये हामिद मीर साहब से बात हुई थी एक प्रोग्राम में मेरे लिए सबसे ज़िंदगी के ऑनर की बात आप पूछें तो वो ये थी कि मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कायदे आज़म चेयर था पाकिस्तान का। वो चेयर जिस दिन से मैं आया 2011, आज 14 साल हो गए वो चेयर खाली है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट लड़ रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, पोजीशन बहाल नहीं हो रही। इंडिया की उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 9 चेयर्स हैं। अब आप इससे सोच लें कि एकेडमिक स्कॉलरशिप में, रिलेशनशिप में, सॉफ्ट पावर में पाकिस्तान के हर साल स्कॉलर्स आते, वो वापस जाते, उनके ताल्लुकात होते, वो वापस जाके भी पढ़ाते। ये शोबा है जो मैं समझता हूँ, इसको लिंक करते हुए आपके पहले सवाल से, कि ये डेलीगेशन आ रहा है, इनको चाहिए कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी जाएं। मैं भी इनको मिलूंगा तो कहूँगा कि एक दिन आप न्यूयॉर्क में हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को मिल रहे हैं, खूब कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाएं, उनके प्रेसिडेंट को कहें कि जनाब खुदारा ये क्यों चेयर बंद है, आप बताएं आपको हमने कितने पैसे देने हैं और ये क्या इस पे इशू है, और वो पाकिस्तान की चेयर बहाल करा के आए। ये आपकी भी, जियो की भी, आप लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी
अगर आप इसको पुश करें। वैसे ये बड़ी अहम बात है। और ज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, हिना रब्बानी खर हैं, साबिक सुफरा इसमें मौजूद हैं, फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद हैं, और आप जिक्र कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में हिंगलाज में माता यात्रा हो रही है उसका भी आपने जिक्र किया कि ये सारा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज रखा जाए। नाउ G7 समिट में मोदी साहब को नहीं बुलाया गया है कनाडा में, और गुज़िश्ता 5 बरस से मुसलसल वो जा रहे थे। भारत में इस हवाले से तनकीद हो रही है। अब ज़रा कनाडा के साथ उनके सिफारती तनाज़ात खड़े हुए, कहीं ना कहीं जो एक एरोगेंस भारत की तरफ से दिखाई गई और इतना ओवर स्ट्रेच किया गया अपने पावर को कि कनाडा में भी लोगों को टारगेट करना, अमेरिका में भी, वो नुकसान पहुंचा रहा है, सख्त नुकसान पहुंचा रहा है। ये इंडिया के ऊपर टेररिज्म का चार्ज है, और ये कोई मेरा चॉइस ऑफ वर्ड मेरी नहीं है, ये कनाडा की हुकूमत ने कहा है, उन्होंने केस किया है। जो वो सिखों के बारे में जो टारगेटेड किलिंग हुई, अमेरिका में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अमेरिका में भी इस बारे में सख्त व्यू है, जो बाज़ सिक्योरिटी के स्पेसिफिक इदारे हैं उनके अंदर। तो इंडिया ज़ाहिर G7 का मेंबर तो नहीं था, वहाँ के G7 के मेंबर्स तो डिफरेंट हैं, अमेरिका, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और EU भी आता है। इंडिया को एज ए गेस्ट बुलाया जाता था उसमें, लेकिन ये बड़ी अहम बात थी कि जहाँ G7 7 ममालिक हैं, वो गेस्ट के तौर पर इंडिया को बुला रहे हैं। 6 साल से हर इंटरनेशनल G7 की मीटिंग में इंडिया जाता था, और इस दफ़ा नहीं बुलाया गया। वो कनाडा ने जो पुराना चार्ज था जिसपे इनके डिप्लोमेटिक रवाबत भी ख़राब हो गए, ये उस तनाज़र में है। लेकिन ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया को अपनी पॉलिसी को देखना होगा कि जो एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट पॉलिसी इंडिया बड़े अरसे ये कहता रहा। पिछले अरसे में जब भी हम दोस्त अहबाब मिलते हैं या इंडिया से लोग आते जाते हैं कि पाकिस्तान जनाब हमारे लिए अहमियत नहीं रखता, पाकिस्तान हमारे लिए ऐसे ही जैसे पाकिस्तान मौजूद ही ना हो। इंडिया को पता चल रहा है नहीं, पाकिस्तान मौजूद है, अपने पूरे ज़ोर शोर और आबोताब के साथ है, और इंडिया को पाकिस्तान के साथ एडजस्टमेंट करनी होगी, कॉम्प्रोमाइज़ और पीस करना होगा, ताकि ये दोनों मुल्क इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो बड़ी कॉमन है। ये मैं इस पॉजिटिव नोट पे भी एंड करना चाहता हूँ। ये मुल्कों की जिस वक्त ये एनर्जीज मिल गई तो इस पूरे खित्ते के लिए ये एक ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगी जो इसको डेवलपमेंट के प्रोग्रेस के एतबार से बाकी दुनिया के मुकाबले में ला खड़ा करेगा। तो इंडिया को इस सवाल, इंडिया बड़ा है, इंडिया को बड़ी सोच रखनी चाहिए और ऐसा भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।